आपकी टीवी रिमोट पे 100 से भी ज्यादा चैनल्स हैं, पर सोचिए, जो रिमोट देश को चलाता है वो किसके हाथ में है? वेल, वो आपके हाथ में है। हाँ, आपका वोट। तो आज हम उसी रिमोट की पावर को, यानी आपके वोट के सफर को बिल्कुल शुरू से आखिर तक समझेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द एक्सप्लेनर। आज का हमारा टॉपिक है द जर्नी ऑफ अ वोट। और ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक बटन दबाने की कहानी नहीं है। नोप, ये पूरे देश के फ्यूचर को शेप करने वाले एक सुपर पावरफुल प्रोसेस की कहानी है। तो इस सफर में हम 6 इंपॉर्टेंट स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले हम वोट देते ही क्यों हैं, यानी लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि हमारा वोटिंग एरिया और लिस्ट ये सब बनता कैसे है। उसके बाद मैदान में उतरने वाले कैंडिडेट से मिलेंगे, उनके कैंपेन के खेल को समझेंगे और फिर आएगा डी डे, यानी वोट की असली ताकत। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि इस पूरे खेल में फेयर प्ले इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, लोकतंत्र का मतलब। वोट देने से पहले यह जानना सबसे जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्या है। ये सवाल देखने में बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब हमारे पूरे सिस्टम की, हमारे देश की नींव है। हम वोट क्यों देते हैं? सोचो, स्कूल में क्लास मॉनिटर चुनने से लेकर देश का प्राइम मिनिस्टर चुनने तक वोटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? वेल, आसान सा जवाब है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन। सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां असली पावर आम लोगों के हाथ में होती है। लेकिन सोचिए, क्या 140 करोड़ लोग एक साथ बैठकर देश के लिए हर एक डिसीजन ले सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, एमपीज, एमएलएज, जो पार्लियामेंट और असेंबलीज में जाकर हमारी तरफ से हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। और वोट उसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का जरिया है। ओके, तो अब हम क्यों तो समझ गए हैं। अब आते हैं कहां और कैसे पर। हमारा दूसरा स्टॉप है अपना इलाका, अपनी लिस्ट। यहां हम समझेंगे कि इतने बड़े देश को वोटिंग के लिए आखिर ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि पूरा इंडिया एक बहुत बड़ा सा पिज्जा है। अब एक साथ पूरा पिज्जा खाना तो मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे स्लाइसेस में काटते हैं। बिल्कुल वैसे ही लोकसभा इलेक्शंस के लिए पूरे देश को 543 छोटे छोटे हिस्सों में या स्लाइसेस में बांटा गया है। इन्हीं एरियाज को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक कंस्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र आखिर है क्या? बेसिकली ये एक ज्योग्राफिकल एरिया है जहां के सारे वोटर्स मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। चलो इसे और आसान बनाते हैं। अगर पूरा स्कूल इंडिया है तो हर एक क्लासरूम एक कंस्टिट्यूएंसी है। जैसे हर क्लासरूम से एक क्लास मॉनिटर चुना जाता है, बिल्कुल वैसे ही हर कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी चुना जाता है जो उस पूरे एरिया को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता है। सिंपल? ठीक है, एरिया तो डिसाइड हो गया, लेकिन उस एरिया में वोट देगा कौन? उसके लिए बनती है वोटर्स लिस्ट, जिसे ऑफिशियली इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। ये एक ऑफिशियल लिस्ट है जिसमें उन सभी लोगों के नाम होते हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। इससे समझो, ये आपके एग्जाम का अटेंडेंस रजिस्टर है। जिसका नाम लिस्ट में है वही एग्जाम दे सकता है, यानी वही वोट डाल सकता है। और ये लिस्ट बनती कैसे है? इसके आसान से स्टेप्स हैं। फर्स्ट अप, रजिस्ट्रेशन। हर इंडियन सिटीजन जो 18 साल या उससे ज्यादा का है वो रजिस्टर कर सकता है। फिर होता है वेरिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन के लोग घर घर जाकर चेक करते हैं। नेक्स्ट, रिवीजन। ये लिस्ट हमेशा अपडेट होती रहती है। जो लोग 18 के हुए उनके नाम ऐड होते हैं, और जिनकी डेथ हो गई या जो कहीं और शिफ्ट हो गए उनके नाम हटाए जाते हैं। और आखिर में इलेक्शन से ठीक पहले एक फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है। चलिए, अब हमारा एरिया फाइनल हो गया और वोट देने वालों की लिस्ट भी तैयार है। लेकिन वोट देंगे किसे? तो अब आते हैं अपने अगले सेक्शन पर। मैदान में कौन, यानी कौन लोग हैं जो एक्चुअली ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। देखिए, हर कंपटीशन के कुछ रूल्स होते हैं, राइट? इलेक्शन लड़ने के भी हैं। तो कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है? सिंपल, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी एज कम से कम 25 साल होनी चाहिए लोकसभा के लिए, और हाँ, आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। और कौन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता? वेल, अगर कोई मेंटली अनसाउंड है या किसी सीरियस क्रिमिनल केस में सजा हुई है, या फिर वो किसी ऐसी सरकारी पोस्ट पर है जहां से वो फायदा उठा सकता है, जिसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सिर्फ एलिजिबल होना ही काफी नहीं है, एक फॉर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे कहते हैं नॉमिनेशन। इसमें कैंडिडेट को एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना पड़ता है। यह अमाउंट इसलिए रखा जाता है ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट ना करें। अगर कैंडिडेट को बहुत ही कम वोट्स मिलते हैं तो ये डिपॉजिट जब्त हो जाता है।
अगर आप किसी पार्टी से हैं तो पार्टी आपको टिकट देती है, यानी ऑफिशियली अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन सभी फॉर्म्स की जांच पड़ताल करती है और इन सब के बाद आती है फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जिनके लिए आप वोट डालेंगे। ऑलराइट, तो कैंडिडेट्स फाइनल हो गए हैं, मैदान अब पूरी तरह सज चुका है और यहां से शुरू होता है इलेक्शन का सबसे एक्साइटिंग, सबसे डायनामिक पार्ट, हमारा अगला स्टॉप, कैंपेन का खेल। सालों से कैंडिडेट्स हम तक पहुंचने के लिए कुछ क्लासिक तरीके यूज करते आए हैं। बड़ी बड़ी रैलीज और जोश से भरी स्पीचेस, शहर में लगे पोस्टर्स और बैनर्स, घर घर आकर वोट मांगना और पार्टी मैनिफेस्टोज रिलीज करना जिसमें वो बताते हैं कि जीतने पर वो क्या क्या काम करेंगे। ये सब हम सब ने कहीं ना कहीं देखा ही है। लेकिन अब मैदान बदल गया है। What's really interesting is कि अब कैंपेन जमीन से उठकर सीधा हमारे फोन की स्क्रीन पर आ गया है। इंटरनेशनल आइडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 के बाद से सोशल मीडिया का यूज कैंपेनिंग में बहुत तेजी से बढ़ा है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, अब ये सब नए रैली के मैदान बन गए हैं। और इतने बड़े कैंपेन को चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा, बहुत सारा पैसा। देखो, इलेक्शन फिनांस को समझने का सबसे आसान तरीका है एक बड़ी इंडियन वेडिंग इमेजिन करना। शादी में कुछ शगुन के लिफाफे आते हैं जिन पर नाम लिखा होता है, राइट? ये है नोन सोर्सेज जिनका हिसाब रखा जा सकता है। लेकिन बहुत सारा पैसा गले में भी तो आता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता। ये हैं अननोन सोर्सेज। और ये डेटा इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को दिखाता है। पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम का 75% हिस्सा अननोन सोर्सेज से आता है। 75%! ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमें ठीक से पता ही नहीं कि पार्टीज को फंड कौन कर रहा है, और इससे क्विड प्रो को करप्शन का खतरा बढ़ता है। यानी मैं आपको फंड दूंगा, आप जीतने के बाद मेरा काम करना। यही इंडियन इलेक्शंस का एक सबसे बड़ा चैलेंज। तो इस कैंपेन के खेल को फेयर कैसे बनाया जाए? इसके लिए है आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसे आप एक रूल बुक समझिए जो इलेक्शन कमीशन जारी करती है। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि कैंपेन के दौरान पार्टीज और कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं और क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे वो गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं कर सकते, हेट स्पीच नहीं दे सकते या वोटर्स को पैसे या शराब नहीं बांट सकते। और इस कोड ऑफ कंडक्ट का मेन मकसद है लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना। इसका मतलब है कि सभी कैंडिडेट्स को, चाहे वो अमीर हों या गरीब, रूलिंग पार्टी से हो या ऑपोजिशन से, वोट मांगने का बराबर मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल एक 100 मीटर रेस की तरह जहां सबको सेम स्टार्टिंग लाइन से दौड़ना होता है। किसी को भी अनफेयर एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। सो दिस इज व्हाई इट मैटर्स। ये रूल्स इसलिए जरूरी हैं ताकि डेमोक्रेसी सच में डेमोक्रेसी ही रहे, ताकि इलेक्शन सिर्फ पैसे और पावर का खेल ना बन जाए। द होल आइडिया इज कि एक आम आदमी भी अगर इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसे एक रिच और पावरफुल कैंडिडेट के बराबर का मौका मिले। यही फेयर इलेक्शन की नींव है। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। पॉज कीजिए और सोचिए। अगर आप अपने स्कूल में स्कूल कैप्टन का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो कैंपेन को बिल्कुल फेयर बनाने के लिए आप कौन सी 3 रूल्स बनाएंगे? अपने आइडियाज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। आई एम रियली क्यूरियस टू सी व्हाट यू गाइस कम अप विद। कैंपेन खत्म, शोर शराबा शांत। अब वक्त है उस दिन का जिसका सबको इंतजार था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी जर्नी के क्लाइमैक्स पर, वोट की ताकत। इसका प्रोसेस बिल्कुल सिस्टमैटिक है। सबसे पहले आता है पोलिंग डे, जिस दिन आप पोलिंग बूथ जाकर अपना सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान करते हैं। फिर शाम को वोटिंग खत्म होते ही सारी ईवीएम्स को सील करके हाई सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम्स में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आता है काउंटिंग डे, जब सभी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने एक एक वोट गिना जाता है और आखिर में रिजल्ट डिक्लेयर होता है और देश को पता चलता है कि उनका नया रिप्रेजेंटेटिव कौन है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुना जा चुका है, लेकिन क्या ये पूरा प्रोसेस हमेशा इतना स्मूथ और फेयर होता है? इस सफर के आखिरी स्टॉप पर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस की। सेक्शन 6, फेयर प्ले जरूरी है। इलेक्शंस की फेयरनेस को सबसे बड़ा खतरा है रिगिंग या धांधली से। ये बेसिकली फ्रॉड और गलत तरीके हैं जिनके जरिए कोई कैंडिडेट अपने वोट्स बढ़ाने की कोशिश करता है, जैसे दूसरों के वोट डाल देना, पोलिंग ऑफिसर्स को रिश्वत देना या ईवीएम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करना। टेक्नोलॉजी आने से ये चीजें काफी कम हुई हैं, लेकिन ये खतरा अभी भी बना हुआ है। देखिए, हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में आज कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। पहला, मनी पावर। जैसा हमने देखा, अननोन सोर्सेज से ब्लैक मनी इलेक्शंस में यूज होता है। इसके लिए रिफॉर्म प्रपोज किया गया है कि फंडिंग के रूल्स को और ज्यादा सख्त बनाया जाए। दूसरा बड़ा चैलेंज है मिस इन्फॉर्मेशन और पेड न्यूज, जो सोशल मीडिया के टाइम में और बढ़ गया है।
इसके लिए डिजिटल एड्स को रेगुलेट करने और फेक न्यूज़ फैलाने पर सख्त सजा का प्रपोजल है। और तीसरा, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, यानी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों का इलेक्शंस में आना। इसके लिए ये रिफॉर्म है कि ऐसे कैंडिडेट्स पर चल रहे केसेस का फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए। तो ये थी आपके वोट की पूरी जर्नी। हमने देखा कि ये वोट कहाँ से शुरू होता है, किन किन रास्तों से गुजरता है और आखिर में देश की तस्वीर कैसे बदलता है। तो आखिर में मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, एक सिंगल वोट, क्या ये सिर्फ एक नंबर है या ये बदलाव की